नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ विकास टेकरे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर के समय में हुए विभिन्न विद्रोहों और अकबर की दक्षिण नीतियों को हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इन नीतियों को समझकर ही आप ये समझ पाएंगे कि अकबर की नीतियाँ और औरंगज़ेब की नीतियों में क्या अंतर था, क्योंकि अकबर न केवल मुगल वंश का बल्कि भारत के सबसे महान शासकों में से एक गिना जाता है। वहीं पर औरंगज़ेब भारत के इतिहास के सबसे क्रूर और सबसे खराब शासकों में गिना जाता है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत बेहतर थी, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन और उसकी विचारधाराओं ने उसके इतिहास को खराब कर दिया। तो यहाँ पर अकबर की व्यवस्थाओं को हम समझते हैं, उसके समय में हुए विभिन्न विद्रोहों और दक्षिण अभियान को हम देखते हैं। अब देखिए, 1564 से 67 ईस्वी के बीच उज़्बेक अधिकारी विद्रोह करते हैं और मिर्ज़ा यहाँ पर विद्रोह करते हैं। मिर्ज़ा कौन होते हैं? जो शासक के सगे संबंधी होते हैं, वो यहाँ पर मिर्ज़ा होते हैं। तो यहाँ पर जौनपुर का जमान शाह विद्रोह करता है और मालवा में अब्दुल्ला खां, जो उज़्बेक अधिकारी होते हैं, ये विद्रोह यहाँ पर करते हैं, जौनपुर और मालवा में। अब मिर्ज़ाओं का जो विद्रोह होता है 1567 ईस्वी तक, गुजरात विजय के साथ इसको दबा दिया जाता है, क्योंकि ये सारे कहाँ से लड़ लेते हैं? गुजरात में। तो अकबर यहाँ पर गुजरात जीत लेता है और इन विद्रोहियों का यहाँ पर दमन हो जाता है। अब इब्राहिम मिर्ज़ा को सारनाथ के युद्ध में ये पराजित करता है 1572-73 में। मोहम्मद शाह मिर्ज़ा के विद्रोह का यहाँ पर दमन होता है 1574 ईस्वी में। और 1580-85 के बीच में कुछ विद्रोह होते हैं, जिनमें अफ़गानों के विद्रोह होते हैं। और इनका क्या उद्देश्य था कि भैया हमको फिर से सत्ता प्राप्त करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूर्यवंश यहाँ पर आके चला गया, जो कि एक अफ़गान वंश था। तो इन्हें लगता था कि अभी भी हम अपने कंट्रोल में परिस्थितियों को कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी भूल रहती है। अब काकशाह का विद्रोह होता है, बंगाल बिहार के उत्तराधिकारियों ने शुरू किया था, जो आगे कई प्रांतों में फैल जाते हैं। इसके प्रमुख विद्रोह की नेता की बात करें तो अरब बहादुर, सरफुद्दीन, रोशन बेग और मुनीम खां जैसे कुछ प्रमुख विद्रोही रहते हैं। इस विद्रोह का समर्थन मुल्ला यज़दी, जो कि एक उलेमा था, उसने किया था। अकबर की उदार धार्मिक नीति के विरुद्ध अन्य उलेमा नेताओं ने भी यहाँ पर विद्रोह कर दिया, क्योंकि अकबर को हम देख रहे हैं कि वह राजपूतों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित कर रहा है। उसके दरबार में बीरबल, तानसेन जैसे प्रमुख हिंदू उसके नवरत्नों में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उदार व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले किसी मुस्लिम शासक ने ऐसा नहीं किया। तो इसके कारण जो उलेमा वर्ग है, वह भी उलेमा वर्ग कौन होता है? जो धर्म के जिनके पास में विशेषाधिकार होते हैं, मुल्ले मौलवी वगैरह, वो यहाँ पर उलेमा वर्ग में आते हैं, जो प्रभावशाली धार्मिक नेता होते हैं। अब उलेमा वर्ग ने अकबर के प्रतिद्वंदी और उसके सौतेले भाई, जो कि काबुल में था, हकीम मिर्ज़ा, उसके नाम का खुतबा पढ़ा और हकीम ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पर अब हकीम को लगता है कि भाई मेरे नाम का खुतबा पढ़ा गया है, मुझे सुल्तान, इन्होंने मुझे यहाँ पर शासक मान लिया है, तो भाई अब तो बल्ले बल्ले, अब तो अकबर को मैं पराजित कर ही दूंगा। लेकिन यहाँ पर वह भूल जाता है कि यहाँ पर जो खुद विद्रोही थे, जो खुद जिनके पास में कोई पद नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, उन्होंने तो उसको चढ़ा चढ़ा कर चने के झाड़ में चढ़ाया और फिर उसको बादशाह घोषित कर दिया। तो यहाँ पर ये हकीम मिर्ज़ा विद्रोह करता है, लेकिन अकबर इसको बहुत आसानी से दबा देता है। बाद में हकीम मिर्ज़ा भाग जाता है और फिर हमने देखा था कि जो हकीम मिर्ज़ा, इसका सौतेला भाई रहता है अकबर का, फिर उसकी जो सौतेली बहन रहती है हकीम मिर्ज़ा की बहन, उसके सुपुर्द वो इस क्षेत्र को छोड़ देता है। बाद में जब हकीम मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, तो फिर इस क्षेत्र में अकबर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। काकशाह का विद्रोह यहाँ पर होता है और इस विद्रोह के कारण क्या थे? तो अकबर द्वारा कठोर जागीर नीति से अधिकारी वर्ग असंतुष्ट थे, जिसके कारण यहाँ पर काकशाह विद्रोह का कारण देखने को हमको मिलता है। अब देखिए, 1600 ईस्वी में अकबर के समय यूसुफजई कबीले, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र थे, को नियंत्रित करने के लिए महेश दास यानी कि बीरबल जाते हैं। अकबर के कवि प्रिय, इनको उपाधि देता है अकबर कवि प्रिय की। और हम यहाँ देखते हैं कि जो बीरबल रहता है, जिसका वास्तविक नाम महेश दास रहता है, अब बीरबल और जैना खान नेतृत्व करते हैं, लेकिन बीरबल इस युद्ध में मारे जाते हैं। अकबर इससे बहुत दुखी होता है, क्योंकि अकबर व्यक्तिगत रूप से भी बीरबल के काफ़ी करीब था और बीरबल और अकबर दोनों काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी थे।
तो यहाँ पर इससे वह काफ़ी दुखी होता है और यूसुफजई कबीले को नियंत्रित करने के लिए अकबर ने शहजादा मुराद एवं टोडरमल के नेतृत्व में सेनाएं भेजी और विद्रोह का दमन किया। अबुल फजल ने अकबर की प्रशंसा करते हुए अकबर को इंसान एक कामिल कहा है और इंसान एक कामिल मतलब सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति। कहते हैं कि जब अकबर को पता लगा कि बीरबल नहीं रहा तो वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वह बीरबल को अपने बहुत ही करीबी मित्रों में से एक मानता था। अकबर के शासनकाल में वेश्याओं को रहने की अलग व्यवस्था की गई और उस स्थान को शैतानपुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शैतानपुरी। शैतानपुरी जहाँ पर वेश्याएं रहा करती थी। अकबर के काल में मध्यकाल का सबसे बड़ा पुल उसके अधिकारी मुनीम खां के नेतृत्व में जौनपुर में बना। अकबर के पुत्र सलीम जो कि जहांगीर था, मुराद और सानियाल जो थे वह अकबर के ही काल में मारे जा चुके थे। तो यहाँ पर उसके सिर्फ एक ही पुत्र उसका प्रभावी जो था वह था सलीम जहांगीर, जो कि आगे चलकर गद्दी संभालेगा 1605 से 1627 तक। लेकिन यहाँ पर अकबर की दक्कन नीति या दक्षिण नीति की बात करते हैं कि उसने दक्षिण भारत को किस तरह से देखा। हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कुछ शासक हुए जिन्होंने दक्षिण भारत के प्रति इस तरह की नीति अपनाई कि उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को पराजित किया, उनसे कर वसूला और उन्हें यह कहा कि हर साल तुमको हमको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स तुमको देना है, बाकी तुम अपना प्रशासन खुद देखो। तो उन्होंने उन्हें पराजित किया, उनसे उपहार कर वसूले और वापस उनका राज्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब जैसे, जिन्होंने दक्षिण भारत को न केवल जीता बल्कि पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास किया। जब ये जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना दक्षिण भारत को जीतकर वापस उत्तर भारत दिल्ली पहुंचती थी तो उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही पता लगता था कि फिर से विद्रोह हो गया है। यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम देखते हैं कि 33 से ज़्यादा विद्रोह होते हैं और इनमें 27 से ज़्यादा विद्रोह तो सिर्फ दक्षिण भारत में होते हैं। हम देखते हैं कि मावर राज्य मदुरै में स्थापित हो जाता है, विजयनगर स्थापित हो जाता है और बहमनी साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक की गलत दक्षिण नीति का परिणाम था। इसी तरह औरंगज़ेब भी गलत दक्षिण नीति को पालता है। वह सोचता है कि मैं दक्षिण के राज्यों को जीत जाऊंगा और पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आऊंगा, चाहे मराठे हो, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार हो, ये सभी। वह किसी एक को जीतता है तो दूसरे राज्य फिर से विद्रोह कर खड़े हो जाते हैं, फिर वह दूसरे को जीतता है तो फिर थोड़ी देर बाद वह फिर स्वतंत्र हो जाता है। तो इस तरह औरंगज़ेब अपने जीवन का तकरीबन 42 वर्ष दक्षिण भारत में बिताता है और दक्षिण भारत में ही वह विद्रोह को दबाते दबाते खुद जमीन में दब जाता है और उसकी मृत्यु भी दक्षिण भारत में ही होती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में उसकी कब्र हमें मिलती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भैया दक्षिण भारत में वही राजा सफल रहा जिसने विद्रोहों को न केवल दबाया, जिसने दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया और उनसे कहा कि भाई ठीक है, अब तुम पराजित हो गए हो, अब ये स्वीकार कर लो कि हम बड़े हैं, हमको कर या टैक्स दे दो और हमसे अच्छे संबंध स्थापित कर लो। हम अलाउद्दीन खिलजी को भी देखते हैं कि वह देवगिरी के राजा, खुद वह एक धार्मिक रूप से थोड़ा कट्टर जीवन जी रहा है, लेकिन उसके बावजूद वह देवगिरी के हिंदू राजाओं के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर रहा है। उन्हें सोने, किसी को सोने से तुलवा रहा है तो किसी को गले मिल रहा है, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी और समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की नीति के विषय में काफ़ी ज़्यादा सफल शासक माने जाते हैं। अकबर भी इन्हीं नीतियों का अनुसरण करता है। अब देखते हैं अकबर की नीतियाँ। उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतने के बाद दक्षिण की ओर विस्तार करना साम्राज्यवादी नीति का परिचायक है। अबुल फजल लिखता है कि दक्षिण में सुलह एक कुल की नीति लागू करना चाहता था। सुलह एक कुल मतलब आपसी भाईचारे की नीति वह लागू करना चाहता था। वहीं पर अबुल फजल लिखता है कि दक्षिण भारत के उद्दंड एवं मुगल राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले राज्यों को दंडित करना भी यहाँ पर अकबर का दक्षिण भारत का एक उद्देश्य था।
साथ ही साथ पुर्तगालियों की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। पुर्तगाली अपने केंद्र स्थापित कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें रोकना भी अकबर के सामने चुनौती थी। दक्कन क्षेत्र यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, जो कि आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटका का उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जो दक्कन क्षेत्र कहलाता है, इन क्षेत्रों को वह जीतना चाहता था। उत्तरी महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र, जो कि खानदेश कहलाता है, यहाँ पर अली खां शासन कर रहा था। महाराष्ट्र और अहमदनगर क्षेत्र बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में था और तेलंगाना गोलकुंडा क्षेत्र इसमें आता था। अब देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ कुछ क्षेत्र मिलकर बीजापुर बनते हैं। उसी तरह 1551 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण के राज्यों से अधीनता स्वीकार करने के लिए एक दूत भेजा। खानदेश के अली खां ने दूत की बात मान ली और अधीनता स्वीकार करने की बात कही। अहमदनगर के बुरहान उल मुल्क ने दूत और अकबर दोनों का मजाक उड़ाया, तो यहाँ पर से समस्याएं खड़ी होती है। गोलकुंडा और बीजापुर ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दूत को बराबर सम्मान दिया और बिना कुछ जवाब दिए उसे भिजवा दिया। तो इस तरह से दक्षिण भारत के राजाओं की मनोदशा अकबर समझ चुका था और वह बस यही चाहता था कि जिस तरह से नागौर दरबार आयोजित करके उसने बहुत सारे राजपूत राजाओं को बिना युद्ध लड़े अपने अधीन कर लिया था, उसी तरह वह दक्षिण भारत में भी कर सके। लेकिन दक्षिण भारत की स्थिति, दक्षिण भारत के राजा भी जानते थे कि दक्षिण भारत में कोई भी स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता, क्योंकि दिल्ली और दक्षिण भारत की दूरी बहुत ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है। देवगिरी जो दौलताबाद है उसको अपनी राजधानी बनाता है, और वह ऐसा सोचकर इसलिए बनाता है क्योंकि जो महाराष्ट्र क्षेत्र वहाँ पर दौलताबाद है, यहाँ पर से वह उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन उसकी यह राजधानी परिवर्तन की नीति कमज़ोर सिद्ध होती है और जिसे उसे बदलना पड़ता है, और फिर दिल्ली को फिर से बसने में तकरीबन 14 साल का समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर भारत है, आप दिल्ली को देखो, दिल्ली कितने टॉप पर है, और यहाँ पर दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर उस समय पर कोई साधन नहीं थे, कोई उनके पास में जेट नहीं थे, उन्हें सीधे सीधे जो पद यात्रा करना पड़ता था, उसी से आक्रमण वो करते थे। तो जिसके कारण दक्षिण भारत में स्थायित्व प्रदान करना या फिर आसानी से सत्ता हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। अकबर तत्काल कोई प्रतिरोध नहीं करता है। 1595 ईस्वी में बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के बाद अहमदनगर में सत्ता के दो दावेदार उभरते हैं। पहला था बहादुर और दूसरा था मुर्तजा। बहादुर के समर्थक थे चांद बीबी और बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह। जो चांद बीबी थी ये गोलकुंडा की थी और ये इब्राहिम खां की चाची थी। तो यहाँ पर मुर्तजा चाची या फिर ऐसी कोई रिश्तेदार थी। अब जो दूसरा था वह था मुर्तजा। अब इसमें जो मुर्तजा को समर्थन देते हैं वह थे चांद बीबी के विरोधी अमीर। चांद बीबी बुरहान उल मुल्क की बहन व इब्राहिम आदिल शाह की चाची थी। इसकी इब्राहिम आदिल शाह की चाची थी। अब इस समय अहमदनगर में अव्यवस्था फैली हुई थी, अतः अकबर ने इस यहाँ पर अर्थव्यवस्था लिखा है। अकबर ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए राजकुमार मुराद और अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान भेजा। युद्ध में अहमदनगर की पराजय हुई, अतः 1596 ईस्वी में चांद बीबी ने मुगलों से संधि की। उनकी संधि थी मुगलों को बरार क्षेत्र मिलेगा और बहादुर को मुगलों द्वारा मान्यता यहाँ पर मिल गई। किसको? बहादुर को। तो इस तरह से एक युद्ध करके मुगलों ने दो राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार कर पाई। बीजापुर राज्य ने इसका विरोध किया। वह मुगलों के दक्कन में प्रवेश का वह समर्थक नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही मुगल दक्कन में पहुंचेंगे वैसे ही सभी दक्षिण के राजवंश समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वह इस बात का विरोधी था कि मुगलों को किसी भी तरीके से दक्कन में हमें प्रवेश नहीं करने देना है, उन्हें रोकना है। अतः उसने चांद बीबी और गोलकुंडा को अपने साथ मिलाकर बरार पर आक्रमण कर उसे मुगलों से छीन लिया।
अकबर ने इसके विरोध में 1600 ईस्वी में शहजादा दानियाल के नेतृत्व में अभियान भेजा। दानियाल ने अहमदनगर यानी कि चांद बीबी वाला क्षेत्र, गोलकुंडा और बीजापुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। पराजय के बाद चांद बीबी ने मुगलों से पुनः संधि करने का प्रयास किया, लेकिन वह संधि कर पाती उससे पहले ही चांद बीबी के विरोधियों ने उसकी हत्या करवा दी। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो अमीरों ने 1600 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि कर मुर्तजा निज़ाम है उसको शासक बनाने के बदले मानने के बदले मुगलों को बरार और बालाघाट क्षेत्र दे दिया। दानियाल ने अहमदनगर अभियान के दौरान खानदेश में मुगल सेना के मार्ग में अवरोध पैदा किया था। अतः 1601 ईस्वी में खानदेश और असीरगढ़ को मुगल राज्य में मिला दिया गया। अब असीरगढ़ को जीतने में मुगल सेना के द्वारा किलेदार को धन दिया गया था। अतः ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबियों से खोला था, क्योंकि असीरगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से माना जाता है और असीरगढ़ के किले को माना जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। अगर आप असीरगढ़ के किले को जीत लेते हैं, इसका मतलब आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप दक्षिण भारत को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर असीरगढ़ विजय अकबर की अंतिम विजय थी। इस विजय की याद में अकबर ने बाज के चित्र वाले सिक्के जारी किए। 1602 ईस्वी में सलीम, जो कि जहांगीर होता है आगे चलकर, अकबर के विरुद्ध विद्रोह करता है और सलीम के कहने पर उसका जो मित्र रहता है बुंदेला शासक बीर सिंह बुंदेला, अबुल फजल की हत्या करवा देता है। अबुल फजल को यहाँ पर अकबर भेजता है समझाने के लिए कि जाओ भाई सलीम को समझा के आओ, लेकिन यहाँ पर सलीम ही समझा देता है अबुल फजल को और फिर वह समझते रहता है ऊपर जाके। तो यहाँ पर सलीम अबुल फजल की हत्या करवा देता है और अकबर इस बात से बहुत नाराज़ होता है और सलीम के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की बात करता है। लेकिन जो सलीम की माँ रहती है जोधाबाई, उसके कहने पर अकबर सलीम को माफ़ कर देता है और उसे अपने पास बुलाता है। 1605 ईस्वी में बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हो जाती है और फिर 1605 से 1627 ईस्वी तक हम फिर देखते हैं जहांगीर अगला राजा बनता है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहांगीर के साथ और समझेंगे मुगल राजवंश के एक और शासक को। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, झुको उतना जितना सही हो, बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। जय हिंद।